बच्चों नमस्कार। पिछले चैप्टर में आपने बाजार, जाति और प्रजाति के बारे में पढ़ा। आपको पता है बाजार और जाति ये जो संस्थाएं हैं ये हमारी संस्कृति को नज़दीक लाती हैं, लेकिन आज हम उसके बिल्कुल विपरीत सांस्कृतिक विविधता के बारे में पढ़ेंगे। सांस्कृतिक विविधता में विविधता एक शब्द आया। विविधता का मतलब होता है असमानताओं की बजाय अंतर। जब हम कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है, तो हमारा अर्थ ये होता है कि यहाँ अनेक प्रकार के सामाजिक समूह एवं समुदाय निवास करते हैं। ये समुदाय सांस्कृतिक चिन्हों जैसे भाषा, धर्म, पंथ, प्रजाति या जाति द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। यानी सांस्कृतिक विविधता का अर्थ है कि वो सामाजिक समूह या समुदाय जो अलग अलग भाषा, धर्म, संप्रदाय, जाति, प्रजाति या क्षेत्र के आधार पर बटे हुए होते हैं, तो इसको हम सांस्कृतिक विविधता कहते हैं। सांस्कृतिक विविधता एक मायने में बड़ी चुनौतियां प्रकट करती है। जब विविध समुदाय किसी बड़े सतह जैसे एक राष्ट्र का भाग होते हैं, तब उनके बीच प्रतिस्पर्धा या संघर्ष के कारण कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इनके उत्पन्न होने का कारण ये है कि जो जिस संस्कृति को मानता है उसकी उस संस्कृति के प्रति जो है एक प्रबल पहचान हो जाती है। वो अपने आप को उस संस्कृति से इतना जोड़ लेता है कि वो अपनी संस्कृति के साथ जरा सी भी छेड़छाड़ कभी बर्दाश्त नहीं करता। अगर उसकी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से कोई खतरा लगता है या उसको लगता है कि मेरी संस्कृति से दूसरी संस्कृतियां कुछ भेदभाव कर रही हैं, तो उसके जो भावावेश हैं वो भड़क जाते हैं। आवेश में कई बार बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और कई बार वो कानून के विपरीत काम भी कर देते हैं। कभी कभी सांस्कृतिक अंतरों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक असमानताएं भी जुड़ जाती हैं, तब स्थिति और भी ज़्यादा जटिल हो जाती है। आप जानते हैं कि उत्तर भारत और पूर्वी भारत में आपस में काफ़ी आर्थिक असमानता है। हरित क्रांति के कारण उत्तर भारत गंगा का जो मैदान था, वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई थी और उनकी जो सामाजिकता है वो भी कृषि के कारण ज़्यादा आपस में वो लोग जुड़े हुए हैं। औद्योगिकीकरण या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो लोग अपने इतना ज़्यादा आपस में जुड़ नहीं पाते या उन लोगों और उनके बीच में काफ़ी अंतर आ जाता है, जिसके कारण संस्कृतियों में भी अंतर आ जाता है। और इन संस्कृतियों में जब टकराव होता है तो स्थिति जो है हमेशा जटिल हो जाती है। एक समुदाय द्वारा भुगती जा रही असमानताओं या अन्यायों को दूर करने के लिए जब ये दूसरे समुदाय या सरकार जब कोशिश करती है कि इस अन्याय को ख़त्म किया जाए या कम किया जाए, तो विरोध भड़क उठते हैं और स्थिति उस समय जब और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है, जब नदी, जल, रोजगार के अवसर या सरकारी धनराशि जैसे दुर्लभ संसाधनों के बंटवारे की बात आती है। तो इस तरह से हमारी जो है सांस्कृतिक विविधता हमारे लिए कई बार नुकसानदायक भी हो जाती है। अगली बात हम करते हैं सामुदायिक पहचान। सामुदायिक पहचान जो है वो जन्म के आधार पर मिलती है। जो जिस समुदाय में पैदा हो गया उसको उसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी होती, वो प्रदत्त स्थिति है उसकी और उसी के आधार पर उसके समुदाय की उसको पहचान मिल जाती है। यानी जन्म के आधार पर जाति, धर्म और भाषा और क्षेत्र के आधार पर हर आदमी की एक विशिष्ट पहचान हो जाती है, जिसको सामुदायिक पहचान कहते हैं। सामुदायिक पहचान का बड़ा महत्व है। इसके अंतर्गत जो है समुदाय की पहचान हमारी व्यक्तिगत पहचान बन जाती है। यानी जिस समुदाय में हम पैदा हुए, उस समुदाय की प्रदत्त स्थिति हमें मिल गई, हमें उसके लिए कोई भी प्रयास नहीं करना और वो हमारी अपने आप ही पहचान बन जाती है। जीवन के अन्य क्षेत्रों में ऐसा कभी नहीं होता। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या अध्यापक बनने के लिए आपको कोई ना कोई परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए चयन होते हैं, परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन इसके लिए आपको कोई भी परीक्षा नहीं देनी पड़ती और ये आपको जन्म के आधार पर मिल जाती है। और जिस समुदाय में हम पैदा होते हैं उस समुदाय की पहचान ही हमारी पहचान बन जाती है।
सामुदायिक जो पहचान है वो अनिवार्य संबंध है, अर्थात उससे हमारा भावनात्मक लगाव हो जाता है, जन्म के आधार पर मिलती है। और इसलिए वो अनिवार्य भी कि उसके कारण हम आपस में भावनात्मक रूप से अपने समुदाय से जुड़ जाते हैं। और समुदाय की पहचान का एक गठबंधन बढ़ते बढ़ते जो है परिवार, धर्म और राष्ट्र तक जाके पहुंच जाता है। और यही कारण है कि अलग अलग पहचान होने के कारण भी हम अपने समुदाय से जुड़े रहते हैं। और जब भी हमारे समुदाय पर कोई उसका विरोध करता है तो उससे हमारे आवेशों का, हमारी भावनाओं को चोट पहुंचती है। और कई बार उसका जो है वो विरोध हम करते हैं, और विरोध कई बार उग्र रूप धारण कर लेता है। तीसरी बात में हम कहेंगे, लोग अपने समुदाय की पहचान के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। यानी हम जिस समुदाय में हम पैदा हुए, जहाँ हम पैदा हुए, वो हमारी मातृभूमि है, हमारी एक कोई वहाँ मातृभाषा होगी, एक परिवार होगा, कुछ विश्वास होंगे, और ये सार्वभौमिक होते हैं। हर एक गुट दूसरे गुट को अपना शत्रु समझता है। और ये जब दो समुदाय के बीच कभी भी संघर्ष होता है तो वो उसका सोचना ये होता है कि दूसरा समुदाय या कुछ जो विरोधी लोग हैं वो उसको समर्थन दें, उसकी बात को सही माने। जब दो देशों के बीच जो है युद्ध छिड़ जाता है तो भी ऐसा ही होता है। दोनों देशों के जो निवासी होते हैं वो एक दूसरे को अपना शत्रु समझने लग जाते हैं, और वो कहते हैं भगवान हमारे साथ है, हम सच्चाई की जीत होगी क्योंकि हम सच्चाई के साथ हैं। ये अलग बात है कि कौन सा सच्चाई के साथ है और कौन सा नहीं, इसका फैसला तो बाद में पता चलता है। समुदाय झूठ, अन्याय व समानता के लिए संघर्ष की अनुमति नहीं देता है। ये भी एक सामाजिक तथ्य है कि कोई भी देश या समूह अपने सदस्यों को झूठ, अन्याय और समानता के लिए संघर्ष करने की कभी स्वीकृति नहीं देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लिया दो देश हैं, उनमें आपस में लड़ाई चल रही है, तो ये नहीं कि वो दोनों ही ठीक हैं या दोनों ही गलत हैं। हो सकता है एक गलत हो एक ठीक हो, लेकिन इसका पता तो इतिहास जब लिखा जाएगा तब पता चलता है कि कौन आक्रांता था और कौन शिकार था। तो समुदाय की पहचान का अपना एक विशेष महत्व होता है। आप जानते हैं हमारे देश में अनेक भाषाएं बोलने वाले लोग हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कितनी सारी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। हर कोई अपनी भाषा और अपनी भाषा के साहित्य को ही अच्छा मानता है। जब हमारी भाषा के प्रति कोई दूसरी भाषा बोलने वाला आदमी हमारी भाषा के प्रति कोई गलत बात बोलता है या हमारी भाषा के विरुद्ध बात करता है या हमारी भाषा को उचित सम्मान नहीं देता, तो हमारी भावनाएं भड़क उठती हैं और भाषावाद के कारण जो है आपस में विरोध होते हैं। आपको याद होगा जब तमिलनाडु में कामराज के नेतृत्व में हिंदी विरोधी आंदोलन चले थे, और उसी के कारण आज तक वो लोग हिंदी का विरोध करते हैं। क्षेत्रवाद, हर कोई अपने क्षेत्र को सबसे अच्छा मानता है। जैसे पंजाब को अच्छा मानते हैं, बिहारी बिहार को अच्छा मानते हैं, तमिल लोग जो है वो तमिलनाडु को सबसे अच्छा मानते हैं, और अपने एरिया के लिए वो चाहते हैं सरकारी मदद ज़्यादा से ज़्यादा मिले, अपने क्षेत्र की वो सबसे ज़्यादा अच्छाइयाँ सुनना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की कोई बुराइयाँ नहीं सुनना चाहता। और क्षेत्र के आधार पर अमूमन जो है झगड़े भी होते हैं। आपको याद होगा हरियाणा और पंजाब और फाजिल्का के मामले में केवल भाषा के आधार पर ही नहीं, क्षेत्र के आधार पर भी वो झगड़ा था, और वो आपस में वो जिले लेने की बात चली रही थी। संप्रदायवाद, हमारे देश में 6 मुख्य धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। हिंदू मानते हैं कि हम ज़्यादा सहनशील हैं, शांति प्रिय लोग हैं, इसलिए हमारा धर्म सबसे अच्छा है। मुस्लिम का कहना है कि हम दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हम ज़्यादा धार्मिक भावनाएं रखते हैं, हम जो ज़्यादा लोगों की सेवाएं करते हैं। सिखों का मानना है कि हम दान ज़्यादा देते हैं, हम भूखों को अनाज देते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, हम लोगों की ज़्यादा सेवा करते हैं, और इस तरह से वो सिख धर्म को अच्छा मानते हैं। ईसाई वाले मानते हैं कि उनका धर्म आधुनिकता को ज़्यादा करीब है, इसलिए हर एक धर्म दूसरे धर्म का विरोध करता है, और इसी के कारण जो है संप्रदाय की आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। जातिवाद, आप जानते हैं हमारे देश में लगभग 3,500 जातियाँ निवास करती हैं। हर जाति दूसरी जाति से अपने आप को श्रेष्ठ मानती है। आपको याद होगा 1990 में जब
पिछड़ा वर्ग आंदोलन की पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट लागू की गई थी तो उसके खिलाफ आंदोलन खड़ा हो गया था, और कितनी सारी संस्कृति और हमारे देश की धरोहर और हमारे देश की पूंजी का नुकसान हुआ था। केवल जाति आधारित ही वो आंदोलन थे। अलगाववाद, आपको याद होगा बोडोलैंड, जब आसाम और नॉर्थ ईस्ट में ये आंदोलन चला, अलग बोडोलैंड की मांग की उन्होंने। वो लोग जो है भारत से अलग होना चाहते थे। उनका मानना था कि हमारे साथ जो है अन्याय हो रहा है और वो हमसे अलग होने की कोशिश कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में रोज़ आतंकवाद रहता, वो भी अलगाव की बात करते हैं। ऐसे लोग जो हमारे देश के साथ रहना नहीं चाहते, वो अपना अलग रखना चाहते हैं अपने स्टेट को, इसको अलगाववाद कहते हैं। शिक्षा की कमी, ये जो सारी समस्याएं हैं ये सबसे ज़्यादा शिक्षा की कमी के कारण होती हैं। क्योंकि अगर हर आदमी शिक्षित होगा तो वो अपने आप ही वो हर बात को अच्छे से समझेगा, देश का भला बुरा, नुकसान नफ़ा लाभ हानि, वो हर चीज़ को ठीक से समझेगा और उसी के अनुसार वो अपना व्यवहार करेगा। अगली बात आती है सांस्कृतिक समुदाय, राज्य और राष्ट्र राज्य। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सांस्कृतिक समुदाय आप पहले पढ़ चुके हैं कि सांस्कृतिक समुदाय जाति, प्रजाति, समूह, क्षेत्र या धर्म जैसी सांस्कृतिक पहचानों पर आधारित होते हैं। राज्य एक ऐसा क्षेत्रीय समुदाय है जो प्रभुता संपन्न सरकार द्वारा नियमित हो और बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो, यानी कि अपनी सरकार का राज्य हो। मैक्स वेबर ने तो यहाँ तक कहा है कि राज्य को जो है वैधानिक हिंसा का अधिकार है, यानी वो अपने नागरिकों पर जब चाहे कानून, जो चाहे कानून लाद सकता है, जो निर्योग्यताएं चाहे अपने नागरिकों के लिए बना सकता है। तो इसको राज्य कहते हैं। राष्ट्र एक बड़े सत्र का समुदाय होता है जो एक ही राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत स्वेच्छा से रहने का प्रयत्न करता है और नैतिक भावनाओं के शक्तिशाली सूत्रों से बंधा होता है। यानी एक जो समुदाय है वो छोटा होता है और कई बड़े समुदाय मिलकर राष्ट्र बनता है, जिनकी एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, वो उसी के अंतर्गत रहते हैं और उनकी संस्कृति चाहे अलग हो पर वो नैतिक भावनाओं के अंतर्गत बंध कर एक राष्ट्र के साथ रहना पसंद करते हैं। राष्ट्र राज्य एक विशेष प्रकार का राज्य है जिसमें आधुनिक जगत की विशेषता होती है और एक सरकार की एक निश्चित क्षेत्र पर संप्रभु शक्ति होती है और वहाँ रहने वाले लोग उसके नागरिक कहलाते हैं। यानी अभी तक आपने पढ़ा राष्ट्र क्या होता है और राज्य क्या होता है, आप दोनों को मिलाए, यानी राष्ट्र के बिना राज्य अधूरा है और राज्य के बिना राष्ट्र का काम नहीं चलेगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक हैं। राष्ट्र को परिभाषित करना कठिन, एक क्वेश्चन अमूमन आता है कि राष्ट्र को परिभाषित करना कठिन है जबकि उसका वर्णन करना आसान है। तो राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्र एक विशेष प्रकार का समुदाय होता है, यानी कि राष्ट्र को के मानने वालों का कहना है कि एक राष्ट्र की एक निश्चित भाषा, एक निश्चित धर्म, एक निश्चित भौगोलिक स्थिति होती है। हालांकि ये सब जगह लागू नहीं होती। इसका विरोध बाद में किया गया कि ये परिभाषा सही नहीं है, बट एक विशेष एक बड़ा समुदाय है उसको हम राष्ट्र कहते हैं। तो ये हम उसका वर्णन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक ही भाषा के लोग एक ही जगह रहते हों या एक ही धर्म के लोग एक ही जगह रहते हों। हो सकता है कि कोई देश धर्म के आधार पर बना हो लेकिन उसमें दूसरे धर्मों के लोग भी रहते हों, या भाषा के आधार पर किसी राज्य का निर्माण हुआ हो पर वहाँ एक से ज़्यादा भाषा बोलने वाले हों। ऐसे अनेक राष्ट्र हैं जिनकी स्थापना भाषा, धर्म, नरजातीयता, सांझी संस्कृति या ऐतिहासिक और राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर हुई है। इसलिए कोई परिभाषित लक्षणों को तय करना कठिन है कि राज्य के लिए भाषा जरूरी है या धर्म जरूरी है, या एक ही धर्म के लोग एक ही राज्य में रहेंगे, एक धर्म के लोग अलग अलग राज्यों में भी रह सकते हैं, या एक राज्य में अलग अलग धर्म के लोग भी रह सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि सब राष्ट्र की जो है राष्ट्र की एक साझा संस्कृति होती है, लेकिन ऐसे बहुत से राष्ट्र हैं जिनकी साझा संस्कृति नहीं है और कई राष्ट्रों में तो अनेक धर्म, अनेक भाषाएं और अनेक संस्कृतियां मिल जाती हैं। इसलिए कई गुण मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं, केवल एक ही गुण से हम राष्ट्र का निर्माण नहीं कह सकते। तो विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्र को परिभाषित करना कठिन है, उसका वर्णन करना आसान है।
अब हम बात करते हैं समंजन, सातवीकरण और एकीकरण की। समंजन की प्रक्रिया वो होती है जहाँ पर जिसके द्वारा संघर्षरत व्यक्ति या समूह स्थायी रूप से शांतिपूर्ण अंत्यक्रिया द्वारा संघर्ष को रोकने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले हम सातवीकरण को समझें तो हमें समंजन समझ में आएगा। सातवीकरण एक संस्कृति द्वारा अपने से भिन्न दूसरी संस्कृति को अपने में घुला लेने की प्रक्रिया को सातवीकरण कहते हैं। यानी कि एक संस्कृति हमारी, जैसे मानिए हमारे यहाँ पर वैदिक संस्कृति थी, जब यहाँ पर अंग्रेज आए तो पाश्चात्य संस्कृति आई और हमने उनकी संस्कृति की कुछ बातें अपने अंदर मिला ली, यानी हमने उनकी संस्कृति को अपने अंदर आत्मसात कर लिया। आज देखिए जैसे हम पढ़ रहे हैं तो इसमें भी जैसे हम स्कूल बोलते हैं, ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द था लेकिन हमारी भाषा में वो घुल मिल गया है। बस स्टैंड बोलते हैं, तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो उनके या उनकी बहुत सी संस्कृतियां हैं जो हमारे यहाँ घुल मिल गई हैं। अभी कल परसों ही मदर डे था, कि ये मदर डे यूरोप की संस्कृति है लेकिन हमने उनकी बातों को अपना लिया है। दूसरा होता है एकीकरण, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी रचना के निर्णायक भागों में विभिन्नता होते हुए भी उनके आपसी संबंधों में संगठन होता है। यानी कि एकीकरण का मतलब है जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें एहसास हुआ कि यहाँ बहुत सारी संस्कृतियाँ और मिलकर रहने की ज़रूरत है, एकीकरण की ज़रूरत है। बहुत से राज्यों को जो अलग अलग स्वतंत्र थे उनको एक ही जगह इकट्ठा कर दिया गया था। तो एकीकरण की ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें सब ने चाहा कि भाई अपनी संस्कृतियों को निभाते हुए हम दूसरी संस्कृतियों के अच्छे गुण ले लें या एक साझा संस्कृति बना लें, इसको हम एकीकरण कहते हैं। तो अब हम समंजन की बात करते हैं, यानी सामाजिक समायोजन की ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा संघर्षरत व्यक्ति या समूह, जब दोनों संस्कृतियों का समायोजन, सातवीकरण या एकीकरण होता है तो आपस में अंतर्विरोध पैदा होता है और इस अंतर्विरोध को बैठकर शांतिपूर्वक बातचीत के द्वारा संघर्ष रोक के और एक स्थायी हल निकाल लिया जाए, इसको समंजन कहते हैं। जब सातवीकरण और एकीकरण यानी कि सातकरणवादी और एकीकरणवादी रणनीतियां आपस में अंतःक्षेपी यानी एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी एक राष्ट्रीय पहचान बनाने की कोशिश करती हैं। वो कैसे करती हैं? यानी कि जब ऐसा कोशिश होती है तो जो बहुसंख्यक होते हैं, जो प्रभावशाली समूह होता है, वो चाहता है कि सारी जो संपूर्ण शक्ति है वो उनकी तरफ केंद्रित हो जाए और अल्पसंख्यक समूह की स्वायत्तता मिट जाए। यानी कि प्रभावशाली समूह या बहुसंख्यक समूह की जो संस्कृति है, अल्पसंख्यक उसी संस्कृति को अपना लें और अपनी संस्कृति को छोड़ दें। दूसरी बात में कहता, प्रभावशाली समूह की परंपराओं पर आधारित एक एकीकृत कानून एवं न्याय व्यवस्था को थोपना और अन्य समूहों द्वारा प्रयुक्त वैकल्पिक व्यवस्थाओं को खत्म कर देना। यानी जो प्रभावशाली समूह है उसके कानून और उसकी न्याय व्यवस्था लागू हो जाए और जो दूसरे समुदाय में जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल खत्म हो जाएं। प्रभावशाली समूह की भाषा को राष्ट्रीय भाषा मान लिया जाए और हर जगह सार्वजनिक संस्थाओं में उसको अनिवार्य बना दिया जाए। प्रभावशाली समूह की भाषा और संस्कृति को राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए, जिनमें राज्य नियंत्रित जनसंपर्क के माध्यम और शैक्षणिक संस्थाएं शामिल हैं, वो बढ़ावा दें। यानी कि प्रभावशाली समूह की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा मिले और जो अल्पसंख्यक या जो कम संख्या में रहने वाले लोग हैं उनकी संस्कृति को खत्म कर दिया जाए। प्रभावशाली समूह के इतिहास, शूरवीरों और संस्कृति को सम्मान प्रदान करने के लिए जो राज्य के प्रतीक हैं वो उनसे लिए जाएं। उन्हीं के आधार पर राष्ट्रीय पर्व हों, छुट्टी हो, सड़कों के नाम निर्धारित हों तो उन्हीं के नाम पर हों और दूसरे समुदाय को उनसे हटा दिया जाए। अल्पसंख्यक समूह और देशज लोगों से, यानी जो अल्पसंख्यक समूह हैं उनसे उनके जो संसाधन हैं जैसे जंगल है
वन है, ज़मीनें हैं, मत्स्य क्षेत्र यानी समुद्र है, वो छीन कर उसको राष्ट्रीय संसाधन घोषित कर दिया जाए। तो इस तरह से जो है सातकरणवादी जो है अपना पक्ष ज़्यादा रखते हैं और एकीकरणवादी नीतियों से अपने आप को ज़्यादा दूर कर लेते हैं। सांस्कृतिक विविधता एक भारतीय राष्ट्र राज्य एक विहंगम दृष्टि। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें सांस्कृतिक विविधता एवं भारतीय राष्ट्र राज्य एक विहंगम दृष्टि, यानी इस हमारे इतने बड़े राष्ट्र राज्य में उसके ऊपर हम पूरी एक दृष्टि डालेंगे कि हमारे देश में क्या क्या है। हमारी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ थी, जो आज की जनसंख्या 135 करोड़ हो गई है। और दुनिया में दूसरा स्थान हमारा है चीन के बाद। चीन की आबादी 139 करोड़ है, यानी हम उनसे 4 करोड़ ही पीछे हैं और बहुत जल्दी हम आबादी के मामले में नंबर 1 होने जा रहे हैं। हमारे देश में 1632 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं, यानी जो 1632 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं उनमें से कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनकी लिपियां नहीं हैं। तो लिपि कुछ कम भाषाओं की है, लिपि यानी उसको लिखने की कला, वो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग है, किसी की है, किसी की केवल बोली है। तो बोली और भाषा में ये फ़र्क होता है कि भाषा की अपनी एक लिपि होती है और बोली का मतलब है कि उसकी अपनी कोई लिपि नहीं होती, हम उसको लिख नहीं सकते, केवल बोल सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे हरियाणवी भाषा है, आप उसको बोल सकते हैं, लिखने के लिए आपको हिंदी या देवनागरी लिपि का प्रयोग करना पड़ता है। 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में आधिकारिक स्थान दिया गया है। जो 22 भाषाएं यानी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, असमी, कोंकणी, गुजराती, इस तरह से 22 भाषाओं को उसमें स्थान दिया गया है। हमारा देश, चूँकि मैंने पहले ही बताया, बहुधर्मीय देश है, तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदू निवास करते हैं, 79.8%, यानी 80% से ज़्यादा थे, जो पहली बार इस बार घट के कम हो गए हैं। मुस्लिम की आबादी थोड़ी सी बढ़ी है, जो 14.2% है। सिख 1.7% यानी 1.7%, ईसाई 2.3%, बौद्ध 0.7% और जैन जो है 0.4% हमारे देश में निवास करते हैं। तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद उसने एकीकरण की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी ना पूरा आत्मीकरण है हमारे यहाँ, ना पूरा एकीकरण है। यानी हम अपनी संस्कृतियों को भी मान रहे हैं और बड़ी संस्कृति या बहुसंख्यक संस्कृतियों को भी मान रहे हैं, ना हम पूरे उधर हुए हैं, ना पूरे अपनी संस्कृतियाँ छोड़ी हैं, ना दूसरी संस्कृति पूरी अपनाई हैं। हमारे देश में चूँकि बहुत सारे धर्म हैं, इसलिए हमारे देश को जब संविधान बना तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा दिया गया, जिसमें धर्म मानने की सबको संपूर्ण स्वतंत्रता होगी, किसी को कोई उस दूसरे धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए था। बहुसांस्कृतिक यानी हर एरिया में अपनी संस्कृति है, तो बहुसांस्कृतिक देश है हमारा। हर राज्य की अपनी एक अलग संस्कृति है और हर एक अपनी अपनी संस्कृति को मानते हुए हमारी राष्ट्रीय संस्कृति को भी मान रहा है। हमारे देश में नियम व कानून की कमी नहीं है, लेकिन उसको लागू करने की कमी है। हर क्षेत्र में अलग अलग बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और कानून की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लागू करने की कमी है। आशा है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो पार्ट 1 हमारा हुआ पूरा, इसके बाद हम जल्दी ही पार्ट 2 लेकर आएंगे। थैंक यू।